नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया था, हालांकि आज जो थंबनेल बना हुआ है वो भी बौद्ध धर्म का ही बना हुआ था, लेकिन वो अभी सही कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद वो सही कर दिया जाएगा। बौद्ध धर्म की जगह पर बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट ही कर लिया है। हम बात कर रहे हैं विदेशी आक्रमण। देखिए 23 तारीख को आपको एसएससी जीडी का पेपर है। मेरा प्रयास है कि मैं 12-13 फरवरी तक इसको कंप्लीट करा दूं, है ना। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं और बहुत मन से कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। देखिए भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो पार्सियन ईरानियों के हुए थे, सिकंदर के हुए थे, यवनों के हुए थे, शक के हुए थे, पहलव के हुए थे, कुषाण, अरबी और तुर्की, ये आक्रमण हुए हैं। हालांकि अरबी और तुर्की जो है ये मध्य भारत में हम पढ़ेंगे, जब हम मध्य का भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे। आज इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, सिकंदर हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। ठीक है, पर्शियन ईरानियन भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। राधे राधे सभी को, नमस्कार, जय हिंद। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए हिंद यवन शासक, अगर हिंद यवन शासकों की बात होगी तो आप मुझे बताएंगे सर इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें वेक्ट्रियस कहा जाता है या वेक्ट्रियन कहा जाता है? आप कहेंगे सर इन्हें वेक्ट्रियन कहा जाता है। जो हिंद यवन शासक थे इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है? वेक्ट्रियन नाम से जाना जाता है। जहां जहां पर अगर मैं सारी चीजों के बारे में बात करता हुआ चलूं उन्हें आप लोग पढ़ते हुए चलिए, और जहां मैं इंपोर्टेंट लिखता हुआ चलूं वहां पर आप पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए पहला शासक कौन था? डिमिट्रियस। डिमेट्रियस के बारे में बात करेंगे कि ये सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज हुआ करता था। कौन हुआ करता था? सेल्यूकस निकेटर की तीसरी पीढ़ी का वंशज था डिमेट्रियस। डिमेट्रियस ही ये कह सकते हैं कि भारत पर हमला करने वाला जो हम विदेशी शासकों की बात कर रहे हैं उनमें इंडो ग्रीक शासक थे, जिसे हिंद यवन शासक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है डायोडोटस ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर बैक्ट्रिया क्षेत्र पर एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित किया था। जब सेल्यूकस निकेटर कमजोर हुआ, जब कमजोर हो जाता है तो एक राजा है, या ये कह सकते हैं सेल्यूकस निकेटर के समकालीन उसका एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था डायोडोटस। डायोडोटस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया जी? स्वतंत्र घोषित कर दिया। चलिए, जब ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है, दूसरा यूनानी आक्रमण कारक शासक था जिसका नाम था डिमेट्रियस। यानी कि भारत पर हमला करने वाला पहला राजा कौन था? तो आप कहेंगे सर भारत पर हमला करने वाला दूसरा यूनानी शासक डिमेट्रियस था। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर की तीसरा वंशज कौन माना गया हिंद या शासकों का? तो डिमेट्रियस ही माना गया है। लेकिन डिमेट्रियस भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा यूनानी शासक था। कौन था? दूसरा यूनानी शासक था। ये जर्नल मैंने आपको एक चीजें बता दी, इनमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, आप ध्यान मत दीजिएगा। केवल ये चीजें करानी जरूरी है क्योंकि सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, जहां भी मैं इंपोर्टेंट ऐसे करके लिखूं तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसको आप बस ऐसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ से आप केवल एक बार रीडिंग करेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान इस पर नहीं देंगे। ध्यान देना है यहाँ पर। ध्यान आपको कहां पर देना है? यहाँ पर देखिएगा। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। जैसे जो विदेशी यूनानी शाखाएं थी उनकी दो शाखाएं थी, एक थी डिमेट्रियस शाखा थी, और एक थी येक्रेटाइटस शाखा। येक्रेटाइटस शाखा, डिमेट्रियस शासक शाखा में तीन राजा हुए। एक हुआ है कौन? आप कहेंगे सर अपोलोडोटस। एक हुआ है कौन? अगाथोक्लिज। कौन? अखातो या अगाथोक्लिज। एक हुआ है मिनंडर के बारे में यहाँ पर बहुत सारी डिटेल हमें पढ़नी है, और ये इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। इनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, केवल कभी कभी सीपीओ में पूछा गया था, ये सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण और बलराम नामक सिक्के जो थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे? वो अगाथोक्लिज के द्वारा चलाए गए थे। किसके द्वारा? अगाथोक्लिज के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है,
लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनांडर, मिनांडर कौन था? यूनानी शासक था। मिनांडर कौन था? आप कहेंगे सर यूनानी शासक था। मिनांडर यूनानी शासक था। ये किस शाखा का था? डिमेट्रियस शाखा का। ठीक है। सिकंदर से ज्यादा भूभाग किसने जीते थे? मिनांडर ने, है ना, कि भाई सिकंदर ने, हम जानते हैं सिकंदर महान, लेकिन सिकंदर से ज्यादा जो प्रांत जीते थे वो किसने जीते थे? आप कहेंगे सर सिकंदर से ज्यादा जो प्रांत जीते थे, भूभाग जीते थे, वो मिनांडर ने जीते थे, जिसे मिलिंद के नाम से जानते हैं। बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता इसकी होती है कि भैया ये बताइए, जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, नागसेन से किसकी वार्तालाप हुई, किसकी डिबेट हुई है? किसकी? मिनांडर की। तो एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है, जिसमें मिलिंद के प्रश्नों का जिक्र है कि भैया एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म के प्रचारक थे नागसेन, नागसेन से प्रश्न किसने पूछे थे? नागसेन से प्रश्न किसने पूछे थे? तो आप कहेंगे सर मिलिंद ने पूछे थे। और इस पुस्तक को किस नाम से लिखा गया? मिलिंद पन्हो के नाम से लिखा गया है। मिलिंद पन्हो जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। अच्छा, यहां पर बात आती है कि सर मिलांडर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आप कहेंगे सर हमीकस सोटर। हमीकस सोटर। सोने के सिक्के किस यूनानी शासक ने चलाए थे? आप कहेंगे मिनांडर ने। कि सर सोने के सिक्के किसने चलाए थे? आप कहेंगे सर मिनांडर ने। क्या ये वाली बातें यहां पर आप लिख लेंगे? चलिए मुझे बताइए, क्या ये वाली बातें आप यहां पर लिख लेंगे क्या? चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर आप भैया इसको लिखिए, यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि ये इंपोर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को नोट डाउन कर ही लेंगे। ठीक है, कि भैया ये बताइए कि जो मिनांडर है, मिलांडर ने सबसे ज़्यादा तो भूभाग जीते थे, दूसरा बौद्ध भिक्षु से नागसेन से वार्ता की थी, और उस वार्ता को कहाँ लिखा गया है? बौद्ध ग्रंथ कौन सा? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में किसकी चर्चा है? ऐसे क्वेश्चन आया था सीपीओ में, नहीं सीपीओ में तो ये वाला था, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में ही कि सर ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का वर्णन किया गया, जिसमें नागसेन से मिलिंद राजा ने प्रश्न पूछे थे, तो वो कौन सा था? तो वो प्रश्न था भैया मिलिंद पन्हो। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर ये हमने पढ़ ली कि सर यूनानियों ने राजधानी किसको बनाया था? साकल को। किसको? साकल। साकल का सियालकोट। कहाँ? सियालकोट। अंतिम शासक कौन था यूनानियों का? आप कहेंगे हर्मियस। कौन था? हर्मियस। ठीक है, हर्मियस को क्या कहा गया? हर्मियस। इसे किसने पराजित किया था? कुजुल कड़फिसिस ने। और कुजुल कड़फिसिस ने एक वंश को जन्म दिया, कुषाण वंश को। किसको? कुषाण वंश को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया कि सर ये बताइए, यहां पर हमने ये सारी बातें पढ़ी कि सर सियालकोट, सियालकोट के बाद तक्षशिला। अच्छा, यहां पर बात हो रही थी यूक्रेटाइटस शाखा की, इसका उत्तराधिकारी कौन था? एंटियो या इसको आप लिख सकते हैं सर, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंटियालकीडस। एंटियालकीडस। इसने सुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था। कि सर सुंग वंश के शासक के दरबार में हेलियोडोरस को किसने भेजा था? कौन यूनानी शासक था जिसने अपने राजदूत को सुंग वंश के दरबार में भेजा था? तो वो था भैया एंटियालकोडिस या एंटियालकीडस, जिसका नाम है एंटियालकीडस। यूनानी शासक है जिसने भैया किसको भेजा था? हेलियोडोरस को। किसके दरबार में? भागवत के दरबार में। भागवत कौन है? सुंग वंश का शासक है। किसी पर फोकस मत करिए, केवल ये जो इंपोर्टेंट है इसी पर फोकस करिए। इस पूरे पेज पर आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर आप फोकस करिएगा। ठीक है, लिखने के चक्कर में आप मत पढ़िए, इनको आप भैया अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, बस याद करते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए। ठीक है, मैं बस जर्नल चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा, जहां इंपोर्टेंट होगा मैं लिखता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा है? तो आप कहेंगे मुद्राओं के लिपि स्टार्ट हो गए, कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग होने लगा, राशियां सिंह मेष मिथुन इस प्रकार की राशियां भी हिंद यवन आक्रमण से भारत में स्टार्ट हुई। पर्दा प्रथा यवनिका जिसे कहा जाता है, ये भारत में स्टार्ट हो गई। भारत में ज्योतिष कला का विकास हुआ। कि सर ज्योतिष कला का विकास भारत में किसने किया?
पर्दा प्रथा का विकास भारत में किसने किया? राशियां किसकी देन है भारत में कि भाई आपकी राशि मेष है, कन्या है, सिंह है, तुला है, इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं ये किसने स्टार्ट की थी? तो आप कहेंगे सर ये किसने स्टार्ट की थी? आप बताएंगे हिंद यवन आक्रमण से ये भैया भारत में प्रथाएं स्टार्ट हो गई। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हिंद यवन आक्रमण का भारत में क्या विशेष प्रभाव पड़ा कि भारत में जो 12 राशियां थीं ये किसके द्वारा स्टार्ट होती हैं? ज्योतिष विद्या किसके द्वारा स्टार्ट होती है? और भैया यहाँ पर पर्दा प्रथा जिसे यवनिका कहा जाता है कि ये पर्दा प्रथा कब स्टार्ट होती है? तो आप कहेंगे सर किसने स्टार्ट की थी? जल्दी से मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हम लोग इसको पढ़ लेंगे। किसी को कोई समस्या यहाँ तक बताएं कि सर ये 3 पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण बहुत है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, इफेक्ट द अटैक ऑफ इंडो ग्रीक। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडो ग्रीक अटैक? तो आप कहेंगे सर क्या इफेक्ट हुए, क्या प्रभाव पड़े, ये सारी चीजें हमने पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से पढ़िए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है कि सर जो राशियां हैं, पर्दा प्रथा है, ज्योतिष का विकास है, ये भारत में किसके आक्रमण के बाद स्टार्ट हुआ है? आप कहेंगे हिंद यवन आक्रमण के बाद स्टार्ट हुआ है। अब बात आती है शक शासकों की। शक शासक की अगर बात कर लेते हैं कि सर शक शासक जो थे जिन्हें सीथियन कहा जाता है, सीथियन, इनका निवास स्थान क्या था? देखिए अगर बात होगी शकों का, यह शक वंश का संस्थापक हुआ करता था मोगा। मोगा जिसे माउस भी कहा गया है, मोगा या इसे माउस भी कहा गया। क्या कहा गया? माउस। आप कहेंगे सर माउस या मोगा? जल्दी से बताइए कि सर यहां पर शक शासक जो थे, शक वंश का संस्थापक कौन था? माउस या मोगा? अब बात ये आ गई कि इनका निवास स्थान क्या था? सीरिया। सीरिया के उत्तर भाग में शक जनजाति, शक राजा रहते थे। क्या रहते थे? शक राजा रहते थे। या भारत पर आक्रमण करने वाले शक वंश के पहले राजा कौन थे? आप कहेंगे सर कौन था? मोगा। ठीक है, मोगा जो जाति थी ये कहां पर रहते थे? ये रहते थे सीरिया के उत्तर में। कहां पर? सीरिया के उत्तर में निवास करते थे। भारत कैसे आए थे? बोलन दर्रा होते हुए भारत पहुंचे हैं। ठीक है, ये कहां से आए हैं? बोलन दर्रे से भारत में आए। कि जो शक शासक हैं भारत में कैसे आ गए? ये बोलन दर्रा क्रॉस करते हुए भारत आए। बोलन दर्रा क्रॉस करते हुए भारत आ गए। अब शकों की भारत में 5 शाखाएं थी, जैसे अफगानिस्तान, जैसे पंजाब, जैसे मालवा, उत्तरी शाखा जिसे क्षत्रप यानी कि तक्षशिला से मथुरा तक का जो क्षेत्र था उसे क्षत्रप कहा गया। क्या कहा गया? क्षत्रप। यानी कि तक्षशिला से मथुरा तक का जो क्षेत्र था जिसे उत्तरी शाखा या क्षत्रप कहा गया। पश्चिमी क्षत्रप का मतलब है नासिक से लेकर उज्जैन तक, नासिक से महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन तक, नासिक से उज्जैन तक जो शक वंश के राजा हुए ये भारत आए। इन्होंने भारत में अपनी 5 शाखाओं को बांट लिया। 5 शाखाओं को बांट लिया। अब 5 शाखाओं को इन्होंने बांटा तो इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत में शकों की 5 शाखाएं कहां कहां पर आई? तो अफगानिस्तान में, क्योंकि बोलन दर्रा पार करके तो अफगानिस्तान से ही ये शक राजा भारत में आए थे। ठीक है, अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा मध्य प्रदेश में। उत्तरी शाखा जो तक्षशिला से लेकर कहां तक थी? मथुरा तक। पश्चिमी शाखा थी नासिक से लेकर उज्जैन तक। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। शक वंश का संस्थापक या पहला शासक कौन था? मेरे साथ बोलिए, मोगा। कौन था? मोगा। आप कहेंगे सर मोगा था। ये कहां के निवासी थे? आप कहेंगे सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले शक राजा भारत कैसे आए थे? बोलन दर्रा क्रॉस करके। कहां से? बोलन दर्रा क्रॉस करके। पहला शक शासक कौन था? मोगा। कौन था? मोगा। शकों की भारत में कितनी शाखाएं थी? 5। कौन सी? अफगानिस्तान में, पंजाब में, मालवा में, उत्तरी शाखा क्षत्रप, तक्षशिला से मथुरा तक, और पश्चिमी शाखा नासिक से उज्जैन तक। क्लियर है क्या ये सारी चीजें? सारी चीजें यहां तक हमने पढ़ी है ना। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा। अब बात आती है कि सर रुद्रदामन के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि रुद्रदामन का संबंध किससे था? तो पश्चिमी क्षत्रप से।
जो कि नासिक से उज्जैन तक जो शाखा ने शासन किया वो पश्चिमी शाखा कहलाई, पश्चिमी क्षत्रप कहलाए, ठीक है। और रुद्रदामन जिसने जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया था, कि सर जूनागढ़ अभिलेख जिसने जारी करवाया था उस राजा का नाम क्या है? रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन था? शक शासक था। कौन था? शक शासक था रुद्रदामन, जो शक शाखा की 5वीं शाखा थी, जिसे हम पश्चिमी क्षत्रप कहते हैं, जो नासिक से लेकर उज्जैन तक शासन कर रही थी। पश्चिमी शक शाखा जिसका प्रसिद्ध राजा हुआ जूनागढ़। जूनागढ़ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें लिखा था कौन? रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया, जो विशुद्ध संस्कृति में जारी था। विशुद्ध संस्कृति में जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख किसने स्टार्ट किया था, किसने लिखवाया था? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन कौन था? आप कहेंगे सर रुद्रदामन वही राजा था जो सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले शक राजा थे, जो भारत में आए थे, और ये शकों की 5वीं शाखा का राजा था। 5वीं शाखा कौन सी थी? पश्चिमी क्षत्रप। और पश्चिमी क्षत्रप ने कहां से कहां तक शासन किया था? नासिक से लेकर उज्जैन तक। 4थी शाखा कौन सी थी? आप कहेंगे उत्तरी क्षत्रप, जिसने कहां से? तक्षशिला से लेकर मथुरा तक शासन किया था। ठीक है, ये विदेशी आक्रमण चल रहे हैं भैया, बौद्ध धर्म वो गलती से उन्होंने पार्ट 2 लिख दिया है। ठीक है, ये चल रहा है विदेशी आक्रमण। ठीक भैया, चलिए अब जो जूनागढ़ अभिलेख है ये कहां से मिला था? गिरनार। गिरनार कहां पड़ता है? गुजरात में। और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का पता चलता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। कि भैया जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का निर्माण हुआ है मौर्य वंश के समय में, और किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल हुआ करता था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त के पुत्र ने, हालांकि नाम तो हम वही लिखेंगे पुष्यगुप्त। अब बात ये आ गई कि सर पुष्यगुप्त किस वंश में राज्यपाल था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी स्लाइड। ठीक है कि भैया मेरे साथ बोलिए, रुद्रदामन ने कौन सा अभिलेख जारी करवाया था? जूनागढ़ अभिलेख। विशुद्ध संस्कृति में कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। किस राजा से संबंध है? रुद्रदामन से। रुद्रदामन का संबंध किस वंश से है? शक वंश से। शक वंश कहां पर निवास करता था? आप कहेंगे सीरिया के उत्तर में। सीरिया के उत्तर से ये भारत में कहां पर कैसे आए? आप कहेंगे सर भारत में ये बोलन दर्रा क्रॉस करते हुए भारत पहुंचे। इनकी 5 शाखाएं थी, अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा, उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप। क्लियर है क्या? है ना? यहां तक हम पढ़ लेंगे कि सर किस अभिलेख में यह पता चला कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश में हुआ है? रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ का अभिलेख। किसने बताया कि भैया ये पुष्यगुप्त जो राज्यपाल था मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य का, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जूनागढ़ अभिलेख ने। कहां से मिला था? गिरनार से। गिरनार कहां पड़ता है? उत्तराखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में? आप कहेंगे गुजरात में। चलिए अब बात यहां पर आती है कि सर ये बताइए, अब ये आ गई सुदर्शन झील से नहरें किसने निकलवाई? सुदर्शन झील बन गई। अब इससे खेतों में सिंचाई करने के लिए नहरें निकलवाई थी। नहरें निकलवाई गई थी। मौर्य वंश में एक राजा हुए तीसरे, जिसका नाम था अशोक मौर्य, और अशोक मौर्य का एक राज्यपाल हुआ करता था तुसाप्स। क्या नाम था? तुसाप्स। तो अशोक का राज्यपाल हुआ करता था तुसाप ने सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई। चलिए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया, यानी कि इनका रिनोवेटेड किसने करवाई? इसको द्वारा से किसने मरम्मत करवाई? इसका मतलब है मरम्मत। तो रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन जो हम ये कह सकते हैं, रुद्रदामन को किसने आदेश दिए थे? सुविशाख के निर्देश में। ठीक है जी, सुविशाख के निर्देश में। ठीक है, रुद्रदामन ने। और उसका मंत्री कौन था? आप कहेंगे सर ये बताइए, रुद्रदामन ने अपने मंत्री को आदेश दिया, जिस मंत्री का नाम था सुविशाख के निर्देशन में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई। क्या करवाई गई? मरम्मत। ये सुविशाख किसका मंत्री हुआ करता था? राजा रुद्रदामन का। राजा रुद्रदामन का मंत्री कौन था? आप कहेंगे सुविशाख था। सुविशाख के निर्देशन में
किसने किसने भैया मरम्मत करवाई थी? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने किसको आदेश दे दिया? अपने मंत्री को। क्या नाम था? सुविशाख नाम था। सुविशाख ने किसकी मरम्मत करवाई? किसको रेनोवेटेड किया? सुदर्शन झील को। द्वारा से मरम्मत किसने करवा दी? पुनः जीर्णोद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने, जो गुप्त वंश का राजा था। जूनागढ़ अभिलेख से किस किस का वर्णन मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां पर हम बात करेंगे, एक और है रुद्रदामन, चंद्रगुप्त और अशोक एवं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। तो भैया स्कंदगुप्त के बारे में, अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, रुद्रदामन के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो जूनागढ़ अभिलेख से होती है। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी करवाया था? रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, क्या आप मुझे बताएंगे सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट में बताइए। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा का नाम क्या था जिसने निर्माण करवाया था? आप कहेंगे पुष्यगुप्त। क्या नाम था? पुष्यगुप्त। अब सुदर्शन झील से नहर किसने निकलवाई थी? अशोक मौर्य ने। अब अशोक मौर्य का राज्यपाल कौन था? तुसाप्स। कौन था? तुसाप्स। चलिए, अब तुसाप्स था, ये तुसाप्स वही है जो पुष्यगुप्त का बेटा है। कौन है? पुष्यगुप्त का बेटा। जो तुसाप्स है इसका पिता पुष्यगुप्त है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल का बेटा तुसाप्स किसका राज्यपाल है? अशोक मौर्य का। तो अशोक मौर्य के बेटे ने किसकी भैया नहरें निकलवाई थी? तो आप कहेंगे सर सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई। चलिए, सुदर्शन झील की मरम्मत, जीर्णोद्धार किसने करवाया था? आप कहेंगे सर रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है। रुद्रदामन ने किसे आदेश दिए? सुविशाख को। सुविशाख कौन था? रुद्रदामन का मंत्री था। चलिए, द्वारा से मरम्मत किसने करवा दी? रुद्रदामन ने या स्कंदगुप्त ने? आप कहेंगे स्कंदगुप्त ने। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख में किस किस राजा का जिक्र है? रुद्रदामन का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का और स्कंदगुप्त का। चलिए, ये चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। अब आता है नया वंश पहलव। पहलव जिन्हें पार्थियन कहा जाता है। पार्थियन वंश का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे सर ईरान से आए हुए थे मिथ्रेडेटस। मिथ्रेडेटस की बात करेंगे या मेथेडेट्रस की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये कहां से आए थे? ईरान से आए थे। कहां से? ईरान से। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था गोंडोफर्नीस। क्या नाम था? गोंडोफर्नीस। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तक्षशिला को। अब इस राज्य वंश का पूरा अंत किसने किया था? कुषाणों ने। कुषाण सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ये केवल इन 2-3 लाइनों में इसको समेट दिया। 2-3 लाइनों में समेट दिया कि सर पहलव या पार्थियन वंश का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे सर मिथ्रेडेटस। ठीक है, मिथ्रेडेटस कहां से आए थे? ईरान से। और पार्थियन या पहलव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आप कहेंगे गोंडोफर्नीस। क्या नाम था? गोंडोफर्नीस। चलिए, अब भैया पहलव वंश का अंत किसने किया था? कुषाणों ने। किसने किया था? कुषाणों ने। देखिए, आज थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कभी नहीं पढ़े होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कभी नहीं पढ़ी होंगी, और जो चीजें हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं वो बहुत ना के बराबर समझ में आती है। मैं संतुष्ट हूं इस बात से, आप भी संतुष्ट होंगे कि जो चीजें हम कभी पहली बार पढ़ रहे हो तो वो बहुत कम समझ में आती हैं। ठीक है। अब जैसे कुषाण वंश है, कुषाण वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें पता है, तो हम उसको पढ़ेंगे वो एकदम से समझ में आता चला जाएगा, और जो चीजें हमने कभी कभी पढ़ी हैं उनके बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। ठीक है। मरम्मत क्यों करवाई? जैसे घर बना रहे हैं हम, घर जितना पुराना होता जाता है वो उतना ही टूटता जाता है, तो उसकी भी मरम्मत करवानी पड़ती है, मरम्मत करवानी पड़ती है। ठीक है। मैं ये छोड़ना नहीं चाहता हूं कुछ भी चीजें आपके लिए, क्योंकि भैया इक्विडिटी बेस पर एग्जाम होगा, क्या पता कहां से पूछ ले। पहले क्या था? पहले थोड़ा सा ऐसे होता था कि भाई एसएससी करा रही है तो जनरल क्वेश्चन देता था। अब ये इक्विडिटी कैसे पूछेगी, कहां से पूछेगी? हालांकि 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगी, इससे ज्यादा नहीं, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस रहेगा इसका, है ना। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री ही स्टार्ट करूंगा, है ना, मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, हम बात करेंगे सर
कुषाण वंश। अब कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कौन थे? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी हुआ करता था बिम कडफिसेस। कौन? बिम कडफिसेस। बिम कडफिसेस ही कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया। देखिए हम बात करेंगे सर कुषाण वंश, ठीक है, हाँ जी, इडिक्विटी। चलिए हमने बात कर ली कि सर संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये यूची जनजाति के थे और यूची जनजाति चीन की सीमाओं पर, उत्तरी चीनी सीमाओं पर निवास करती थी। ये कहाँ पर? यूची, आप कहेंगे यूची जनजाति। यूची जनजाति उत्तरी चीन की सीमाओं पर निवास करती थी। कहाँ पर? उत्तरी चीन की सीमाओं पर ये कुषाण वंश के राजा निवास करते थे। ये उम्या वंशी शासकों के संपर्क में आ गए। ठीक है जी। चलिए अभी बात करेंगे कि सर ये किससे संबंध रखते थे? यूची जनजाति से। किससे? यूची जनजाति से, यूची ट्राइब से इनका संबंध था। अब कुजुल कडफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना कर दी। कुषाण वंश में कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी था बिम कडफिसेस। बिम कडफिसेस जिसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। ये वही बिम कडफिसेस है जिसने सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, सोने के सिक्के चलवाए जिसे द्विभाषीय मुद्रा भी कहा गया। जो सोने के सिक्के थे ना, कुजुल कडफिसेस के बेटे बिम कडफिसेस के द्वारा चलवाए गए थे। बिम कडफिसेस के द्वारा सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा बहुसंख्या में चलवाए गए। किसमें? बहुसंख्या में चलवाए गए थे। अब यहां पर बात आती है कि सर इसे द्विभाषी इसलिए कहा गया क्योंकि ये यूनानी लिपि और खरोष्टी लिपि में थे। एक तरफ तो इनमें यूनानी लिपि लिखी हुई थी और एक तरफ भैया इनमें क्या लिखा हुआ था? इनमें खरोष्टी लिपि लिखी हुई थी। तो भैया द्विभाषी मुद्रा के सिक्के सोने के किसने चलवाए थे? तो कुषाण शासकों ने। कुषाण शासन के बारे में हम बात करेंगे। आप कहेंगे सर कुषाण शासक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम था बिम कडफिसेस। क्या नाम था? बिम कडफिसेस। ठीक है जी, बिम कडफिसेस जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। कि कुषाण वंश में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? आप कहेंगे सर सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए हैं, यहां पर आप मुझे बताएं, फटाफट से आप मुझे बताइए, जल्दी जल्दी से। चलिए लिख लीजिए। देखिए वास्तविक और वास्तविक, जैसे संस्थापक गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। वैसे ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश है। वैसे ही अगर पूछा जाए कि भाई जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक पूछे जाए तो महावीर स्वामी है ना। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि सर कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? आपने कहा कुजुल कडफिसेस थे। ये कुषाण वंश के जो राजा हुए हैं ये भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां से? मध्य एशिया से। खुशी जी धन्यवाद। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। हाँ जी। चलिए हम यहां पर बात करेंगे कि सर कुषाण वंश के राजा कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ये किस जनजाति से संबंध रखते थे? यूची। किससे? यूची। ये उत्तरी चीन में निवास करने वाली जनजाति थी, उनके संपर्क में आ गए। बिम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलाए जिन्हें द्विभाषी मुद्रा बाइलिंगुअल करेंसी के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि इनमें यूनानी लिपि और खरोष्टी लिपि लिखी थी। खरोष्टी लिपि जो मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? पाकिस्तान में। ठीक है, खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं मुख्यतः कहां पर पाए गए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। हालांकि अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि के पाए गए हैं। चलिए बिम कडफिसेस किस धर्म को मानता था? बिम कडफिसेस शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, शैव धर्म में जिसमें शिव नंदी बैल की आकृति के सिक्के मिले, क्योंकि भगवान शिव को पूजने वाले क्या कहलाए? शैव कहलाए। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर बिम कडफिसेस शैव धर्म का अनुयायी था जो शिव की नंदी के और बैल की आकृति के सिक्के चलवाए। बिम कडफिसेस को सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। कि सर कौन सा कुषाण शासक था जिसे सम्राटों का सम्राट या सर्वलोकेश्वर के नाम से जाना जाता है? या किस कुषाण शासक ने सम्राटों का सम्राट और सर्वलोकेश्वर नामक उपाधियां धारण की थी? वो था बिम कडफिसेस। अब इसमें सबसे प्रतापी राजा है कनिष्क।
कनिष्क किस वंश का प्रतापी राजा है? कुषाण वंश का। किसका? कुषाण वंश का। तो हमने यहां पर एक बार रिवाइज करेंगे कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसेस। वास्तविक संस्थापक कौन है? बिम कटफिसेस। बिम कटफिसेस किसका उत्तराधिकारी है? कुजुल कटफिसेस का। कुजुल कटफिसेस या कुषाण राजा कहां से भारत आए थे? मध्य एशिया से। जो कुषाण शासक है इनका संबंध किससे है? यूची जनजाति से। किससे? यूची जनजाति से। कुषाण वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बिम कटफिसेस ने। बिम कटफिसेस ने जो सोने के सिक्के चलाए उनको किस नाम से जाना गया? द्विभाषी मुद्रा के नाम से। क्यों? क्योंकि इसमें दो लिपि थी, एक यूनानी लिपि थी और एक खरोष्टी लिपि थी। यूनानी लिपि और खरोष्टी लिपि। आगे हम बात करेंगे बिम कटफिसेस किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। इसीलिए बिम कटफिसेस ने शिव जी की, नंदी की, यानी नंदी मतलब बैल, ठीक है, नंदी मतलब बैली तो है, इनकी आकृति के सिक्के चलाए थे। बिम कटफिसेस को किस किस नाम से जाना गया है? आप कहेंगे सर इन्हें हम यहां पर बात करेंगे सर, बिम कटफिसेस को हम सम्राटों का सम्राट सर्वलोकेश्वर के नाम से जानेंगे। सर्वलोकेश्वर के नाम से जानेंगे। क्या ये आप बताइए याद हुआ इतना? अब बात आती है कनिष्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें यह पढ़ना होगा कि सर कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठ रहा है। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। 78 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठा तो कनिष्क जो है, कनिष्क सबसे प्रतापी राजा है। देखिए खेटक अभिलेख से कनिष्क के बिम कटफिसेस का पुत्र होने का पता चलता है कि कुजुल कटफिसेस जो कुषाण वंश का संस्थापक था, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस जिसका बेटा था बिम कटफिसेस, और बिम कटफिसेस का बेटा था कनिष्क, और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। सबसे शक्तिशाली राजा था। चलिए अब बात यहां पर आ गई कि सर कनिष्क ने दो राजधानियां बना ली अपनी। कनिष्क ने एक तो किसको बनाया? पुरुषपुर को, और एक मथुरा को। कि सर कुषाण वंश में दो राजधानियां थी। कुषाण वंश में दो राजधानियां थी, पुरुषपुर और मथुरा। ठीक है, पुरुषपुर कहां पड़ती है? पेशावर, मथुरा उत्तर प्रदेश। कनिष्क गद्दी पर बैठने से पूर्व तक्षशिला का गवर्नर था। कहां का? तक्षशिला का गवर्नर था। कि सर कनिष्क जब गद्दी पर राजा नहीं बना था तब कहां का गवर्नर था? तक्षशिला का। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म की चौथी संगति होती है। बताइए कहां पर? कुंडलवन में। हमने पढ़ा था ना कुंडलवन में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। हीनयान को मानने वाले क्या कहलाए थे? महायान को मानने वाले क्या कहलाए थे? महासंघिक। महासंघिक। आप कहेंगे सर महासंघिक है ना। स्थिविर, ये आप पढ़िए भैया, स्थिविर। स्थिविर, स्थिविर। ठीक है, हीनयान को मानने वाले स्थिविर कहलाए और भैया महायान को मानने वाले महासंघिक कहलाए। क्या कहलाए? महासंघिक कहलाए। केवल याद नहीं हो रहा कहने से काम नहीं चलेगा रंजिता, करना पड़ेगा। एक बार में तो याद मुझे भी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। आप कंटिन्यू है कि मैसेज कर रही हैं याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, तो आप फिर समझ क्या रही हैं? फिर तो आप टाइप करने में लगी हुई हैं, तो फिर आपको याद होगा ही कैसे? याद कैसे होगा? होगा ही नहीं। इनको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए मेहनत, दिल लगाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि इस कदर मोहब्बत मुझे तुझसे हो गई है वर्दी, कि तेरे सिवा किसी और की चाहत नहीं। सपने में तू आती है रोज ए वर्दी, नींद अब मुझे आती नहीं। अपने मेहनत के पसीने से मैं तेरी मांग सजाऊंगा, ए वर्दी तू मेरी महबूबा है, एक दिन मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तो जब आप इसको अच्छे से समझोगे ही नहीं, केवल कमेंट ही करोगे, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, भाई याद क्लास में थोड़ी होगा, याद तो करना पड़ेगा। याद तो करना पड़ेगा, और याद करने के लिए जुनून मोहब्बत करनी पड़ेगी पढ़ाई से। समझ रहे हैं आप भैया? सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता बहुत मेहनत से मिलती है मेरी बहन। प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बड़े भाई के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री बड़ी आसान है, मध्यकालीन इतिहास भी थोड़ा सा आसान है, प्राचीन इतिहास और उसमें भी दक्षिण भारत का इतिहास, उसमें भी विदेशी आक्रमण बहुत टफ है, बहुत टफ है।
ठीक है, प्लीज समझें आप। तो हम यहां पर बात करेंगे कनिष्क के बारे में कि सर खेटक अभिलेख ये कहता है कि जो कनिष्क है ये कुषाण वंश के दूसरे राजा बिम्बकटफिसिस का बेटा है और सबसे प्रतापी राजा है, और इसी ने अपनी दो राजधानियां बनाई थी, एक मथुरा और एक पुरुषपुर। पुरुषपुर जो है, पुरुषपुर क्या है आप कहेंगे सर पुरुषपुर जो पेशावर में, पेशावर पुरुषपुर। मथुरा किसकी राजधानी थी आप कहेंगे सर कुषाण वंश के राजा कनिष्क की। गद्दी पर बैठने से पहले कनिष्क कहां का गवर्नर था आप कहेंगे सर कहां का, तक्षशिला का। कनिष्क ने अपने शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, चौथी बौद्ध संगति का। पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगति होती है, 78 ईस्वी में बौद्ध संगति का आयोजन होता है चौथी, ठीक है। और कहां पर, कुंडल वन में बौद्ध धर्म मैंने करवाया है। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। स्थिविर मानने वालों ने महायान बना लिया, महासंघिक ने अपना महायान बनाया। इन्होंने हीनयान, इन्होंने महायान, ठीक है। चलिए सर नाक से आवाज आ रही, नाक से नहीं है, जुकाम जब हो जाता है ना तो आवाज ऐसी लगती है। जुकाम जब हो जाता है 10-5 दिन आप जुकाम से बुखार से प्रेरित रहे तो आवाज ऐसे लगती है, आवाज ऐसे लगती है, वो नाक से नहीं आती है ना। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, फटाफट से मुझे बताएं, नोट डाउन किया। आगे बात करते हैं कि सर कनिष्क को क्या कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। इसके समय में क्या क्या हुआ, कनिष्क के समय कांधार कला, मथुरा कला का विकास हुआ, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए और इन सिक्कों को सूर्य देवता हेलियोकुलिस का प्रतीक माना गया है, ठीक है। इसके दरबारी कौन कौन थे, राजनीतिक कवि लेखक थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे जिन्होंने सूर्यवाद का जनक माना जाता है। शून्यवाद का जनक कौन है, नागार्जुन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, नागार्जुन ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रतिज्ञा पारमिता, आप कहेंगे प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र किसकी पुस्तक है, नागार्जुन की, ठीक है। एक और यहां पर हम बात करेंगे सर, यहां पर और हम बात करेंगे, आप मुझे बताइएगा कि सर यहां पर हम बात करेंगे, तीसरे हो जाएंगे, कौन होंगे ये तीसरे इंपोर्टेंट, मान लीजिए चरक ने क्या लिखी है, चरक संहिता। ये चिकित्सक थे, कौन थे, चिकित्सक थे। कि भैया चरक किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे, किसके, कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। करम बैच नहीं मिल रहा, देखियो भाई इनकी समस्या, शेखर मिल रहा होगा भाई करम बैच, तो कर्मा वालों को, करम बैच वालों को मिल रहा होगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर 78 ईस्वी को हम शक संवत के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि कनिष्क गद्दी पर बैठा था। कौन गद्दी पर बैठा था आप कहेंगे सर कनिष्क गद्दी पर बैठा था। कौन गद्दी पर बैठा था, सिकंदर के बारे में बता दो। बहुत तेज घूसा मारूंगा मैं, बहुत तेज घूसा मारूंगा सतीश। जब मैंने मगध साम्राज्य पढ़ाया था मौर्य वंश से पहले, क्या मैंने बताया नहीं सिकंदर के बारे में। ऐसे मत करो, ये आपका फ्यूचर है। अगर आप बताओ जो पहले क्लास में हमने पढ़ लिया वो भी आपको नहीं पता कि क्या क्या पढ़ लिया हमने, तो फिर तो बहुत दिक्कत है, फिर तो बहुत दिक्कत है। मोनिका सेन जी धन्यवाद। चलिए ये सारी चीज़ें हमने लिख ली, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली। अब बात आती है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख ली हैं। एक तरफ मैंने राजवंश, एक तरफ मैंने संस्थापक, एक तरफ उनकी राजधानियाँ। जैसे हर्यक वंश है, इसका संस्थापक बिंबिसार है, राजधानी राजगृह है। शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने संस्थापना की थी, वैशाली उसकी राजधानी थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये मैंने आपको बताए हैं या नहीं बताए, फटाफट से पहले बताओ, ठीक है। नंद वंश हमने पढ़ लिया, महापद्म नंद पाटलिपुत्र राजधानी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र राजधानी। शुंग वंश, ये रिवीजन करा रहा हूं, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र राजधानी। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव, पाटलिपुत्र राजधानी थी। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, राजधानी थी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसिस, राजधानी थी पुरुषपुर। क्या ये हम नहीं कर पाएंगे, बताइए।
चलिए, क्या हम नहीं कर पाएंगे इसको? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे जी। क्या हमने पढ़ा नहीं है ये? अगर ये पढ़े हुए राजवंश भी, राजा भी याद नहीं हुए हैं तो फिर तो हमें समस्या है, फिर तो हमारी समस्या है। चलिए लिख लीजिए आप लोग, हमने यहाँ पर लिख लिया है ना। एक स्लाइड छूट गई, कौन सी स्लाइड छूट गई जी? सारी चीज़ें तो मैंने कराई दी आपको, है ना। ये सारी चीज़ें तो कराई दी। हमने पढ़ा सरहर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का महापदम नंद था। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर शुंग वंश आया, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था। फिर कर्ण वंश आया, उसका संस्थापक कौन था? वासुदेव था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। फिर आता है आपका कुषाण वंश, जिसका संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस। फिर आपका यहाँ पर आता है गुप्त वंश, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। पाटलिपुत्र राजधानी थी। बाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति, और इसकी शक्ति भैया राजधानी यहाँ पर है नहीं। हूण वंश का संस्थापक तोरमण है, जिसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति है, थानेश्वर और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। पांड्य वंश का था नेडियोन, मदुरै को राजधानी बनाया। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, तंजौर को राजधानी बनाया। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, सिंह विष्णु कह ले इसको, यहाँ पर सिंह विष्णु भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी इसको? सिंह विष्णु। ठीक है। सिंह वर्मन चतुर्थ को सिंह विष्णु लिखा जाता है, सिंह विष्णु। ठीक है जी, सिंह विष्णु। चलिए, राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग था। सिंह विष्णु ने कांचीपुर को राजधानी बनाया। कांचीपुरम को राष्ट्रकूटों ने मान्यखेट को, चालुक्य कल्याणी के जो चालुक्य थे इन्होंने तेलप सेकंड इसका संस्थापक था, और मान्यखेट या कल्याण को अपनी राजधानी बनाया। ये मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है। चलिए, ये मैंने रिवीजन में एक साथ इसलिए रख दिए कि जितने अब तक मैंने वंश कराए हैं, या जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट भी होगा वो भी मैंने इसमें लिख दिया। हालांकि मैं आधे से ज्यादा, मैं लगभग 85% वंश तो करा चुका हूं आप लोगों को। चलिए, अब बात आती है यहाँ पर हम बात करेंगे। ये आप देखिएगा, चालुक्य बादामी, जयसिंह प्रथम वातापी को राजधानी बनाया। चालुक्य बेंगी जो शाखा थी उसकी भैया विष्णुवर्धन थे, बेंगी को राजधानी बनाया। पाल वंश के गोपाल थे, मुंगेर। अच्छा, ये मैं अब कराऊंगा आप लोगों को, है ना। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चंदेल, लेकिन ये मैं आपको केवल यहाँ पर संस्थापक और ये बता रहा हूं। और ये जो है ना, ये अभी हमें इतने करने हैं, ये हमारे अभी करने हैं। तो ये बताओ, क्या ये आप चीज कर नहीं पाओगे? मुझे बताओ कि सर क्या ये आप कर नहीं पाओगे कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, राजधानी मुंगेर थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट थे और इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे, इन्होंने खजुराहो और महोबा को राजधानी बनाया था। गुलाम वंश का, अब देखिए मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत आ गई। ऐबक ने भैया दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ये गलत हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। किसको? यहां पर ये गुलाम वंश की राजधानी है, यहां पर जो है ये गुलाम वंश की राजधानी, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। किसको? लाहौर को। ठीक है। दिल्ली राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ इसलिए लिख दिया मैंने इल्तुतमिश। ठीक है। अब खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली राजधानी थी। चालुक्य वंश, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही अभी, जिन पे मैंने टिक किया ये तो मैं पढ़ाऊंगा अभी, है ना। ठीक है। अब ये भी आप लोगों के लिए है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि सर सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, दिल्ली को राजधानी बनाया। लोदी वंश का बहलोल लोदी था, दिल्ली को बनाया। संगम वंश का हरिहर बुक्का थे, विजयनगर राजधानी थी। सालू वंश नरसिंह वर्मन नरसिंह थे, नरसिंह ने विजयनगर को। वहमनी का हसन गंगू, गुलबर्गा वीदर। और गुलाम वंश बाबर, दिल्ली आगरा। और आप कहेंगे शिवाजी रायगढ़। आगरा को राजधानी बनाने वाला कौन था? शाहजहां। चलिए, ये आप लोग यहां पर लिखिए ना, यहां पर आप लोग इसको लिखिएगा और विश्वास रखिएगा कि मेहनत आपकी सफल होगी। तो कुछ चीजें कभी कभी थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, कुछ थोड़ी सी। हाँ जी, कश्मीर में भैया, कश्मीर में कनिष्क ने कश्मीर में क्या किया था भैया? हाँ जी, कश्मीर में क्या किया था? एक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ लेना। अच्छा, कल हम लोग बात करेंगे, हम लोग कल बात करते हैं वर्धन वंश पे, या गुप्त वंश हम पहले पढ़ते हैं, गुप्त वंश की हम बात कर लेंगे। ठीक है, गुप्त वंश हम पढ़ेंगे कल, हम गुप्त वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।